Morning, everybody. तो हम लोग कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क के बारे में बात कर रहे थे और हम लोगों ने इसके 3 इंपॉर्टेंट पार्ट के बारे में बात किया था कि 3 लेयर्स होती हैं। और वो 3 लेयर्स आपकी ये थी, कन्वोल्यूशनल, पोलिंग एंड आरईएलयू। बेटा आवाज क्लियर है? यस सर। तो आज हम इन लेयर्स के बारे में बात करेंगे। तो जो न्यूरल नेटवर्क्स की ये लेयर्स होती है, आपने समझा होगा कि कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क हम लोग बेसिकली वहां इस्तेमाल करते हैं जहां स्पेशियल डेटा होता है। स्पेशियल का इन द फॉर्म आपका जो डेटा पिक्चर्स या इमेजेस के फॉर्म में होता है। अगर आप देखिए तो स्पेशियल ग्रिड स्ट्रक्चर के बारे में बात आ रही है, यानी हम कलर्स के बारे में बात करेंगे, हम डेप्थ के बारे में बात करेंगे, हम इमेज के बारे में बात करना शुरू करेंगे। इमेज में अगर देखिए तो किसी भी इमेज में 3 पार्ट होते हैं, हाइट, विड्थ एंड डेप्थ। तो हम इनके बारे में बात करना शुरू करेंगे। तो नॉर्मली जब भी हम कन्वोकेशनल की बात कर रहे हैं तो इस समय हम ऐसा डेटा इस्तेमाल यूज करने जा रहे हैं जिसमें आपका
इमेजेस को अंडरस्टैंड करने की बात आ रही है। यानी एक तरीके से हम कोशिश करेंगे कि कैसे ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई किया जा सके, ऑब्जेक्ट को कैसे रिकॉग्नाइज किया जा सके। तो इसी को देखते हुए तो जो सबसे पहली चीज आती है वो ये है कि जो इनपुट डेटा होता है कन्वेंशनल न्यूरल नेटवर्क का, ये ऑर्गेनाइज होता है इनटू 2 डायमेंशनल ग्रिड। अब 2 डायमेंशनल ग्रिड का मतलब ये है कि आपकी जो 3D इमेजेस आ रही हैं, इमेजेस बेसिकली हमारे पास 3D ही हैं, और जो 3D इमेजेस आ रही हैं उनको हम 2D में कन्वर्ट कर रहे हैं। और 2D में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या किया है, उसके कुछ फीचर्स को रिड्यूस करेंगे, कुछ चीजों को रिड्यूस करेंगे जिससे कि हम 3D को 2D में कन्वर्ट कर सकें। तो वो बेसिकली चीजें क्या होंगी जिसके थ्रू हम ये कन्वर्जन करेंगे। अगर कोई भी इमेज होती है तो आपको ये मालूम होगा, इमेज या कुछ भी टेक्स्ट अगर हम स्क्रीन पे लिखते हैं वो बेसिकली आपके छोटे छोटे पॉइंट्स के थ्रू लिखा जाता है, एंड दीज पॉइंट्स आर नोन एज पिक्सल। इन्हीं पॉइंट्स को हम पिक्सल के नाम से जानते हैं। तो पिक्सल करता क्या है? तो पिक्सल आपके कॉरस्पॉन्ड करेंगे किसी भी स्पेशल लोकेशन को। जैसे भी हम कोई भी इमेज को अगर रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो हमको पिक्सल मालूम होनी चाहिए, और पिक्सल के थ्रू ही वो इमेज रिप्रेजेंट होगी। अब जैसे आप यहाँ पे ये नेटवर्क लिखा देख रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे कोई ग्रिड होगी और उन ग्रिड में जो जो हमारे पिक्चर एलिमेंट है वो इल्यूमिनेट हो रहे होंगे, वो ग्लो कर रहे होंगे, तभी तो ये हमको नेटवर्क दिखाई पड़ रहा है। या आपको मेरी इमेज दिखाई पड़ रही है तो वो इमेज कैसे दिखाई पड़ रही है, कहीं ना कोई पिक्सल्स है। पिक्सल्स को इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ पिक्चर एलिमेंट। मतलब अगर स्मॉलेस्ट पार्ट अगर देखे ग्राफिक्स का, तो स्मॉलेस्ट पार्ट ग्राफिक्स का क्या होता है, पिक्सल। और हम मिनिमम किसी एक पिक्सल को ही पॉइंट कर सकते हैं, पिक्सल से छोटी किसी चीज को हम पॉइंट नहीं कर सकते हैं, एड्रेस नहीं कर सकते हैं। तो यूजुअली वी हैव अ 3D इमेजेस। अगर आजकल के जमाने में देखें तो हम 3D इमेजेस ही देखते हैं, और 3D इमेजेस को 2D में करने के लिए उनका कुछ फीचर रिडक्शन होता है, उनके कुछ फीचर्स को रिड्यूस किया जाता है। तो फीचर्स को रिड्यूस करने के लिए करके हम उसको 2D इमेजेस में कन्वर्ट करते हैं। तो ये तरीका होता है आपका कन्वर्जन का। ईच पिक्सल therefore correspond to a spatial location within the image। मान लीजिए कोई इमेज है, अगर मान लीजिए ये एक इमेज है, ये जहां जहां आप छोटे छोटे डॉट देख रहे हैं रेड कलर के, ये क्या है, ये पार्ट है आपके पिक्सल के। आपने देखा होगा पिक्सल आप इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, जितना क्लोज पिक्सल होगा उतना प्रोमिनेंट आपका लेटर बनेगा। आप रेलवे स्टेशन पे गए होंगे, वहां देखते हैं कि आपका इस तरीके से कुछ लिखा रहता है, तो ये आपको 8 दिख रहा है। अब इसमें अगर हम जो है इसको इल्यूमिनेट ना करें तो ये क्या हो जाएगा, मान लीजिए इसको हम इरेज कर देते हैं तो ये 9 दिखने लगा, 9। ठीक है ना बेटा। तो ये क्या है, ये पिक्सल एलिमेंट है, पिक्चर एलिमेंट है जो
इल्यूमिनेट होके हमको रिज्यूम करा रहे हैं किसी ना किसी इमेज को। तो अगर आप देखिए नॉर्मली ये पिक्चर एलिमेंट के थ्रू ही हम किसी भी इमेज को रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है बेटा इतनी बात? यस सर। In convolutional neural network, the parameters are organized into set of three-dimensional structure known as filter और kernel। फिल्टर क्या करता है कि अनवांटेड पॉइंट्स को, अनवांटेड फीचर्स को हमारे पास रिमूव करके सेंड करता है। इससे क्या होता है कि हम बहुत आसानी से उस इमेजेस पे वर्कआउट कर पाते हैं। The filter is usually square in terms or its spatial dimension, which are typically much smaller than those of the layer। अब होता क्या है कि लेयर में अगर हमने फिल्टर को इंप्लीमेंट किया तो जिन प्रॉपर्टीज की हमको जरूरत नहीं है वो प्रॉपर्टीज हम कंसीडर नहीं करेंगे। फिल्टर का मतलब यह है कि अनवांटेड जो भी इमेजेस हैं, अनवांटेड जो भी इनपुट्स हैं, उन इनपुट्स को एक्सेप्ट ना करना, उन इनपुट को हम कंसीडर नहीं करेंगे। दूसरी बात क्या है कि जो फिल्टर की डेप्थ है वो सेम रहती है जितनी की लेयर की डेप्थ होती है। डेप्थ का मतलब क्या होगा, कोई भी इमेज आप ले रहे हो तो उसमें बैकग्राउंड होगा, जितना बैकग्राउंड आपको शो करना होगा, जितने पीछे आप बैकग्राउंड को शो करेंगे उतनी ज्यादा डेप्थ आपको दिखाई पड़ने लगेगी। जितना ज्यादा कलर कॉन्ट्रास्टिंग होने लगेगी उतना ज्यादा आपको डेप्थ दिखाई पड़ने लगेगी। तो ये बेसिकली काम होता है आपके कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क का, क्योंकि इसमें हम 2D इमेजेस, 3D इमेजेस को 2D इमेजेस में कन्वर्ट कर रहे हैं। और जब भी इस तरह का कन्वर्जन होगा तो कुछ जो फीचर्स है वो अपने आप रिड्यूस हो जाएंगे। क्लियर है बेटा? यस सर। तो जो फीचर रिड्यूस हो रहे हैं उसका मतलब वो फीचर लॉस हो रहे हैं। तो इसके लिए हम लोग करते क्या है, वी यूज डिफरेंट लेयर्स। और सबसे पहली लेयर्स है आपकी ReLU लेयर। इसका मतलब क्या है, जो आपके कॉन्वोल्यूशनल ऑपरेशन होते हैं वो इंटरलीव्ड होते हैं। इंटरलीव्ड का मतलब क्या, इन बिटवीन होते हैं द पूलिंग एंड द ReLU ऑपरेशन। The ReLU activation is not very different from how it is applied in traditional neural network। जैसे एक्टिवेशन फंक्शन आपने देखा होगा न्यूरल नेटवर्क में हमने यूज किया था। अब अगर आप देखिए यहां पे 3 लेयर है। 3 लेयर का मतलब क्या, 3 डायमेंशनल इमेजेस है आपके पास। उसमें आपका ReLU एक्टिवेशन अप्लाई किया जाएगा उसको क्रिएट करने के लिए कि एक थ्रेशोल्ड वैल्यू क्रिएट की जाए। थ्रेशोल्ड वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम वैल्यू होती है जो हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। जैसे हम लोग के आंखों के पास भी है, हमारे आंखें जो है एक पर्टिकुलर ही सेगमेंट तक के चीजों को देख सकती हैं, समझ सकती हैं। उस फ्रीक्वेंसी के नीचे कोई चीज आएगी तो हमको नहीं समझ में आएगा, उसके ऊपर कोई चीज आएगी तो हमको समझ में नहीं आएगा, वो चीज हमको दिखाई नहीं पड़ेगी। ऐसा होता है कि नहीं होता है कि एक यस सर। विजन प्रिज्म होता है। प्रिज्म आपने यूज किया होगा। प्रिज्म में आप देखते हो कि जब व्हाइट लाइट है तो वो फ्रैग होके 7 अलग अलग लेयर्स में कन्वर्ट हो जाती है। और जब आप उसको वापस सुपर इम्पोज करिए तो वापस जो है
एक लेयर बना देती है। तो इसी तरह लेयर सेपरेशन यहां पर हो रहा है, जबकि आप यहां पर जब RLU फंक्शन का यूज करते हैं तो ये चेंज नहीं करता है डायमेंशन ऑफ द लेयर, बिकॉज इट इज a simple one-to-one mapping of activation value. In traditional neural network, the activation function is combined with a linear transformation with a weight of the matrix to create a linear layer of activation. ठीक उसी तरीके से RLU भी एक कन्वोल्यूशनल ऑपरेशन को फॉलो करता है और ये लेयर कन्वर्ट करती है आपके पिक्चोरियल इलस्ट्रेशन को इन द फॉर्म ऑफ 2D इमेज, 2D इलस्ट्रेशन। यानी अब डेप्थ नहीं आएगी, अब लेंथ और ब्रेथ आएगी खाली। तो नंबर ऑफ इनपुट्स वेरी करने लगते हैं फिर इसी वजह से। द पूलिंग ऑपरेशन इज हाउएवर, जो अगला ऑपरेशन था वो है पूलिंग ऑपरेशन। पूलिंग ऑपरेशन इज हाउएवर क्वाइट डिफरेंट टू द नॉर्मल पूलिंग। पूलिंग होती क्या है, कोई बता सकता है? जब आपके पास ज्यादा डेटा होता है तो आप उसको क्या करते हो कि अपनी मेमोरी में स्टोर कर देते हो, फिर जब प्रोसेसिंग शुरू होती है तो धीरे धीरे आप मेमोरी से डेटा लेकर उसको प्रोसेस करने की कोशिश करते हो। तो सिमिलर विद द पूलिंग फंक्शन, कि जितने भी आपके पास इनपुट्स आ रहे हैं, जितने भी आपके पास लेयर आ रहे हैं, उसकी आप स्मॉल रीजन को, हर लेयर को प्रोड्यूस करेंगे, कंज्यूम करेंगे और एक दूसरी लेयर प्रोड्यूस करेंगे विद द सेम डेप्थ, और हर स्क्वायर रीजन के लिए आपके पास एक एक्टिवेशन मैप होगा और जिसमें उसकी मैक्सिमम वैल्यू जो रिटर्न हो सकती है वो वहां पर मेंशन होगी। इस अप्रोच को कभी कभी कहा जाता है मैक्स पूलिंग। तो मैक्स पूलिंग क्या हुई? एक ऐसी पूलिंग जहां पर एक्टिवेशन फंक्शन को एक प्री डिफाइंड वैल्यू के हिसाब से वैल्यू को रिटर्न करना पड़ता है। क्लियर है? देखो आपने देखा होगा प्रिंटर पूल करता है। पूल का मतलब क्या हो रहा है? आपको बताया था पूल का मतलब होता है इकट्ठा करना किसी चीज को, एक तरह की चीजों को इकट्ठा करना फिर एकदम से प्रोसेसिंग करना। यही बताया था ना पिछली बार कि पूलिंग ऑफ कार, पूलिंग ऑफ एवरीथिंग करते यस हैं सर। हम लोग, है बेटा? यस सर। तो अगर आप देखिए तो मैक्स पूल अगर आपसे पूछा जाए क्या होता है, तो ये अप्रोच होती है जिसमें आपका जब किसी भी पिक्चर का एक स्क्वायर रीजन PQ बाई PQ का हम सेलेक्ट करते हैं ऑफ DQ एक्टिवेशन मैप, तो उसका एक मैक्सिमम वैल्यू रिटर्न होती है। ये अप्रोच जहां पर मैक्सिमम वैल्यू रिटर्न हो रही है इसको कहा जाता है मैक्स पूलिंग। अगर stride of 1 is used then it will produce a new large size LQ minus PQ plus 1 into LQ minus PQ plus 1 into DQ। DQ क्या है आपका? एक्टिवेशन फंक्शन है, ये एक्टिवेशन मैप है। जबकि ये बहुत कॉमन है यूज करना स्ट्राइड को, जो जो SQ है वो ग्रेटर देन 1 हो इन द केस ऑफ पूलिंग। अगर ग्रेटर देन 1 है आपका स्ट्राइड
अब स्ट्राइड क्या होता है? स्ट्राइड आपका फिलिंग पार्ट होते हैं, जो आपने अगर किसी मान लीजिए इमेज की को रिड्यूस किया 3D से 2D, तो कुछ चीजें होंगी जो ट्रंकेट या ट्रांसलेट नहीं होंगी, होंगी कि नहीं होंगी? भाई हायर डिग्री इमेज को आप लोअर डिग्री इमेज में कन्वर्ट करना है कि नहीं कर रहे हैं? यस सर। तो जब आप उसको लोअर डिग्री उसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, तो आपको बेसिकली क्या करना पड़ेगा? कुछ चीजें रिड्यूस तो होंगी ना कुछ। यस सर। तो उस समय आप बेसिकली क्या करेंगे? उस समय आप एक नई लेयर फॉर्म करेंगे, जिसकी लेंथ जो होगी वो एल क्यू माइनस पी क्यू अपॉन एस क्यू होगी। एस क्यू क्या है? स्ट्राइड, अगर वो ग्रेटर देन 1। एंड द ब्रेथ विल बी, जो लेंथ हो गई, ब्रेथ क्या होगी? पी क्यू माइनस एस क्यू, बी क्यू माइनस पी क्यू अपॉन एस क्यू प्लस 1। Therefore, pooling drastically reduce the spatial dimension of each activation value. इससे क्या होता है कि आपका जो अलग अलग इमेजेस हैं उनका साइज क्या होता है? रिड्यूस हो जाता है। जब साइज रिड्यूस हो जाएगा तो कम स्पेस में भी हम वैल्यूज को स्टोर कर लेंगे। जो दूसरा पर्पज होता है प्यूलिंग का, वो होता है increase the size of the receptive field while reducing the spatial footprint of the layer because of the use of stride larger than 1। इसका मतलब क्या हुआ कि आप पूलिंग में ज्यादा बड़े स्पेस को कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। जो आपका इनपुट अपार्चर होता है या इनपुट रेंज होती है वो काफी ज्यादा होती है। फिर आप उसको क्या करते हैं? रिड्यूस करते हैं, जिसको कहते हैं स्पेशल फुटप्रिंट को, बाय यूजिंग द स्ट्राइड्स। The increased size of the receptive field are needed to be able to capture larger region of the image within a complex feature in layers, later layers। यानी किसी भी इमेज के बड़े पार्ट को कैप्चर करने के लिए आप रिसेप्टिव फील्ड को इंक्रीज कर देते हैं, इससे कि पूलिंग के थ्रू रिसेप्टिव फील्ड इंक्रीज हो जाती है। तो आप एट ए टाइम बहुत बड़े बड़े इमेजेस को कैप्चर आसानी से कर सकते हैं। इतना क्लियर हुआ? यस सर। भाई अगर किसी छोटी जगह को आप कैप्चर करोगे और उसको और रिड्यूस करने की कोशिश करोगे तो इमेज डिस्टॉर्ट होनी शुरू हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? भाई मान लीजिए जो भी हमने लिखा है इसको एक डिस्टेंस से देखो, पास जाके देखोगे तब भी नहीं दिखाई देगा, दूर जाके देखोगे तब भी नहीं दिखाई देगा। ऐसा होगा कि नहीं होगा? यस सर। यस सर। ये इमेज का रूल है। तो उसी तरीके से हो क्या रहा है कि आपका जो भी डेटा लिया जा रहा है वो ज्यादा बड़े साइज में लिया जा रहा है। ठीक है? तो पूलिंग आपका आरएलयू फंक्शन के बीच में काम करता है। इसके बाद जो अगली चीज हमारे पास आ रही है वो आ रही है यूनिवर्सल अप्रोक्सीमेशन थ्योरम। देखिए होता क्या है कि हम लोगों को बहुत ज्यादा न्यूरल नेटवर्क नहीं पढ़ना है, हमको बस खाली एक सुपरफिशियल तरीके से चीजें समझ लेनी है। तो यहां पर अप्रोक्सीमेशन का मतलब आपको समझ में आ गया? अंदाजा लगाना। कि मान लीजिए आपके पास एक ओरिजिनल करेंसी है, एक आपके पास ओरिजिनल करेंसी है, ठीक है, और एक आपके पास फेक करेंसी है। मान लीजिए $10 का नोट है ये, यहां हमने क्या कर रखा है? हमने कुछ इमेज दे दी, यहां पे कुछ फिगर दे दी, यही सब तो नोट पे होता है। तो
क्या ये रिजेंबल कर रहा है इस चीज को, क्या अप्रोक्सीमेशन है। इस तरह के रिजल्ट को ट्रेस करने के लिए आप यूनिवर्सल अप्रोक्सीमेशन थ्योरम की बात करते हैं। क्योंकि अगर हम बता दें कि जैसे आपने देखा ना नंबर प्लेट डिटेक्शन सिस्टम होता है, तो वहां पे कोई आदमी नहीं बैठा होता है जो हर आदमी का नंबर नोट करता है। कैमरे के थ्रू हमको नंबर को आइडेंटिफाई करना होता है, यही होता है कि नहीं होता है। यस सर। तो वो कैसे करेगा, वो काम कैसे करेगा, उसके लिए तरीका ये है कि आपका तो बेसिकली जो यूनिवर्सलिटी को देखा जाता है। यूनिवर्सलिटी का मतलब क्या हो गया कि हम उसका एक जेनरिक पॉइंट निकालेंगे और उस जेनरिक पॉइंट से उसको कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो यूनिवर्सलिटी का मतलब ये हो गया आपका। तो हमको ये देखना पड़ेगा कि किस तरीके से आप इस चीज को कवर कर पाएंगे। तो यहां पर हमें बहुत ज्यादा न्यूरल नेटवर्क के बारे में बात नहीं करनी। तो न्यूरल नेटवर्क में हम लोगों ने उसका आर्किटेक्चर देखा था, जिसका मेन एम होता है फाइंडिंग एनी मैथमेटिकल फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स दैट कैन मैप एट्रीब्यूट x टू आउटपुट y। यही तो होता है कि अगर हम कोई फंक्शन मैथमेटिकली ले लें एफ एक्स, वेयर एफ एंड एक्स इज द पॉइंट वैल्यू, तो एफ एक्स की वैल्यू अगर y इज इक्वल टू एफ एक्स हो रहा है, इफ y इज इक्वल टू एफ एक्स हो रहा है, तो जो एट्रीब्यूट आपके x में हम फंक्शन x में डाल रहे हैं, ये कहीं ना कहीं y को कोई ना कोई पॉइंट देंगे, देंगे कि नहीं देंगे। यस सर। तो अगर हम ग्राफ पे इसको ड्रॉ करने की कोशिश करें तो हमारा कोई कर्व फॉर्म हो जाए या हमारी कोई लाइन फॉर्म हो जाए, तो उसके लिए हम इसका थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं, जिससे हम अप्रोक्सीमेशन निकाल ले और वैल्यूज को ट्रेस कर सके आसानी से, ठीक है। द एक्यूरेसी ऑफ दिस यस सर। differs depending on the distribution of data set and the architecture of the network employed। मतलब जो नेटवर्क आपने एम्प्लॉय कर रखा है और जो डेटा सेट आपने दे रखा है, ट्रेनिंग डेटा आपने दे रखा है, उसके हिसाब से इसकी वैल्यू आएगी। द फंक्शन एफ एक्स कैन बी आर्बिट्रली कॉम्प्लेक्स। द यूनिवर्सल अप्रोक्सीमेशन थ्योरम टेल अस दैट न्यूरल नेटवर्क हैज अ काइंड ऑफ यूनिवर्सलिटी, that is no matter what is fx, there is a network that can approach the result and do the job। यानी नंबर ऑफ इनपुट्स के लिए नंबर ऑफ आउटपुट्स हमारे आएंगे और नंबर ऑफ आउटपुट्स को हम सेग्रीगेट या क्लस्टर करके एक जगह स्टोर कर सकते हैं। क्लियर होगी इतनी बात? अगर नहीं हुई तो आगे क्लियर। यस सर। रिपीट कर दीजिए। बेटा मेरा कहने का मतलब यह है कि हमारे पास अगर कोई मैथमेटिकली देखिए, तो अगर मैंने y इज इक्वल टू एफ एक्स लिखा है, वेयर एफ एक्स इज एनी फंक्शन, तो इसका मतलब y इज डिपेंडेंट ऑन x फॉर हिज वैल्यू। इतना क्लियर है? जैसे जैसे x चेंज होगा y की वैल्यू ऑल्टर होती जाएगी। ये क्लियर है ना? ये क्लियर है बेटा? यस सर। तो कहने का मतलब यहां पर यही है कि यूनिवर्सल अप्रोक्सीमेशन थ्योरम अप्रोक्सीमेशन करने के लिए यूज होता है कि सेम लाइक इमेजेस को एक जगह क्लस्टर करना, यानी एक जगह इकट्ठा करना, और उनको इकट्ठा करने के लिए हम लोग इस थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है मेरी बात? यस सर। रोड पे फेस डिटेक्शन सिस्टम लगा है, तो किसका पूरा फेस आ रहा है, किसका फेस नहीं आ रहा है। जिसका पूरा फेस आ रहा है इसका मतलब उसने मास्क नहीं पहना है, और जिसका फेस नहीं आ रहा है इसका मतलब उसने मास्क को पहन रखा है या हेलमेट अपने सर पे पहन रखा है। तो इस तरीके से अप्रोक्सीमेशन करके आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं ना
भाई जरूरी थोड़ी ना कि वो ऐसा हो। भाई मान लीजिए मैं टोपी पहन लूं भी, तब भी मेरा पूरा चेहरा दिखाई तो नहीं पड़ेगा। तो यहां पर डाउट हो सकते हैं, एक्यूरेसी नहीं है, यहां पर अप्रोक्सीमेशन है कि हो सकता है ऐसा हुआ हो। क्लियर है बेटा मेरी बात? अब अगर देख लीजिए, यहां पर क्या है, यहां पर वेट है और हाइट है, ये इनपुट आ रहा है। तो वेट और हाइट हमारे हिडन लेयर H1 और H2 में जा रही है। भाई डीप लर्निंग में जो डीप का मतलब होता है वो तो नंबर ऑफ हिडन लेयर्स का ही मतलब होता है ना, कितनी ज्यादा नंबर ऑफ हिडन लेयर्स है। जितनी ज्यादा नंबर ऑफ हिडन लेयर्स होंगी उतना हमारा आर्किटेक्चर डीप हो जाएगा, यही तो होगा। और इसके ऊपर हम बाइसिंग फंक्शन B1 और B2 यूज करते हैं। वो क्या कन्वर्ट करते हैं कि वेट 1 वेट 2 को कंबाइन करके एक नया वेट निकालते हैं, इसको कहते हैं वेट 5। जिसको कहते हैं वेट 5। और इसी तरीके से दूसरे हिडन लेयर से जिसमें बाइसिंग फंक्शन B2 निकलेगा, उससे निकलेगा वेट 6, और वो हमारा आउटपुट लेयर हो जाएगी। तो यहां हिडन लेयर का मतलब यही नहीं कि एक ही लेयर चल रही है, कई सारी लेयर्स हो सकती हैं जो हिडन हो, जिन जो हमको दिखाई ना पड़ रही। क्लियर है बेटा? यस सर। If we observe the neural network above, considering the input attributes provided as height and width, our job is to predict the gender of the person. Height और width से हमें इसका gender of the person को predict करना है. If we exclude all the activation layer from the above network, we realize that H1 is linear function of both weight and height. नॉर्मली वेट और हाइट से भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि पर्सन मेल है कि फीमेल है, जेंडर हम पता करने जा रहे हैं। तो इससे पता करने के लिए क्या है कि हमारे पास कुछ वेट होगा W1 W2, और बाइसिंग होगी। बाइसिंग का मतलब कि कोई ना कोई ऐसा फंक्शन होगा जिसके थ्रू पुराने हमारे ऑब्जर्वेशन होंगे कि अगर इतना वेट है इतना हाइट है, तो ये ज्यादातर प्रोबेबिलिटी बन जाती है कि अप्रोक्सीमेशन बन जाता है कि ये इसके इस जेंडर के इक्वल होगा। ऐसा होता है कि नहीं होता है? आपने देखा होगा जूतों में एक साइज होता है कि अगर किसी का 7 नंबर का पैर है या 6 नंबर का पैर है, तो मैक्सिमम जो है माना जाता है ये फीमेल्स का पैर हो सकता है। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि बॉयज का नहीं होता, पर यहाँ बात क्या हो रही है, अप्रोक्सीमेशन की बात हो रही है कि हम अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं कि हो सकता है कि नहीं हो सकता है, हम कंफर्म नहीं कर रहे हैं। क्लियर है मेरी बात? यस सर। तो इसलिए आपका जैसे हाइट H1 निकालना है, तो उसके लिए आपका वेट, मतलब आपका एक W1 इनपुट इंटू वेट और W2 इंटू हाइट, प्लस B1 आपका क्या हो गया, बायस फंक्शन हो गया। इसी तरह H2 आप निकाल सकते हैं। अब इन लाइनों के साथ अगर आप चलेंगे तो आप रियलाइज करेंगे कि आपका जो आउटपुट 1 है वो भी आपका लीनियर फंक्शन है H1 और H2 के हिसाब से। देख लेते हैं, ये O1 आपका आउटपुट हो गया, और H1 H2 का लीनियर फंक्शन है कि नहीं फंक्शन है? लीनियर का मतलब क्या, एक सिंपल लाइन के थ्रू फॉर्म हो रहा होगा। एक सिंपल लाइन के थ्रू फॉर्म होगा ना। यस सर। तो यहां पर अगर आप देखिए
This essentially known as regression down. दो है क्लास लगातार बैक टू बैक बीच में ब्रेक तो होगा 5 मिनट से नहीं ऐसे कैसे नहीं खबर पता चली बीच से क्या An activation layer is applied right after a linear layer in the neural network to provide non-linearity. Non-linearity का मतलब क्या है कि जहां जहां कर्व बनने लगे हो उस नॉन लिनियरिटी को एक लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट करना. 2 मिनट फ्री हो गए 5 मिनट नहीं An activation layer operates on the activation H1 H2 in this case and modifies accordingly. The activation function provide for that particular activation layer. The activation function are generally non-linear except for the identity function. मतलब जहां पर हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं ऑब्जेक्ट को, जहां पर हम उसको क्लस्टर्ड कर रहे हैं ऑब्जेक्ट को, वही हमारा जो है मेनली होता है कि हम किस तरीके से उसको सेग्रीगेशन करेंगे. जो कॉमन यूज है उसका वो आरएलयू में है, सिग्निफॉइड में है, सॉफ्टमैक्स में है. ये कुछ ऐसी जगह हैं जहां पर इस फंक्शन का यूज किया जाता है. जब नॉन लीनियरिटी यूज होती है लीनियर टर्म में तो ये पॉसिबल हो जाता है न्यूरल नेटवर्क का टू गिव एनी फंक्शनल अप्रोक्सीमेशन on having appropriate parameter. The parameter converts to an appropriateness on training. तो जो ट्रेनिंग आपने दी होगी, जिस तरह की ट्रेनिंग आपने दी होगी उसी हिसाब से वो आइडेंटिफाई करेगा. ठीक है. अब एक बात और है कि ये हमारा चौथे यूनिट का जो है चौथा पार्ट था. पांचवा पार्ट और पांचवा यूनिट मुझे कवर करना है इस हफ्ते. तो आपके कल 2 क्लास लूंगा मैं. कल तो दिन भर क्लास रहती है सर. हाँ बेटा, एक चौथा पीरियड खाली रहता है तुम्हारा. यस सर. तो पहला क्लास मैं लूंगा, फिर चौथा क्लास फिर ले लूंगा. मैं इसलिए कह रहा हूँ ना कि बवाल जितनी जल्दी खत्म करूँ उतना फायदा तुम लोग का. फिर आपको अपनी प्रैक्टिस भी तो करनी है कि नहीं करनी है. यस सर. भाई जब तक पढ़ोगे नहीं अपने आप तब तक आपकी क्वेरी नहीं आएगी. क्वेरी नहीं आएगी तो पूछोगे क्या. तो उसके पूछने के लिए मैं आपको थोड़ा टाइम देना चाहता हूँ. ठीक है ना. तो आज एक सरप्राइज अभी आएगी आपके लंच के समय 5 मिनट की, तो उसे आप कर लीजिए क्योंकि आपकी 10 सरप्राइज होनी है. ट्यूट 5 भेज दीजिए जल्दी से. हाँ, ट्यूट 5 भी अभी जो है तुरंत ही अपलोड कर देंगे. ट्यूट 5 बेटा इसलिए नहीं दिया था, 4 भी नहीं दिया था. 5 तो दे दिया था, 4 नहीं दिया ना. तुमको ट्यूट कौन कौन से नहीं मिले? 1 2 3 सबमिट कर दिए, उसके बाद नहीं. 4 5 मिल चुका है ना ट्यूट. तो 4 5 नहीं मिले. नहीं नहीं मिला मिला। है सर. नहीं मिला है तो आप आज ही ले लो 2 सारे. अभी मैं भेज. भेज दीजिए तो हम लोग कर लेंगे इसी वीक में. ठीक है. मैं भी इसीलिए कह रहा हूँ कि पढ़ाई लिखाई अपना हो जाए. उसके बाद परसों आपके लास्ट क्लासेस खाली रहते हैं. वेडनेसडे को खाली रहता है ना. यस कब सर. सर? वेडनेसडे को लास्ट क्लास खाली है ना 4 बजे से. वो कोई ले लेता है, कोई ना कोई ले ही लेगा. कोई कोई ले लेता है, कभी मैम ले लेंगी कभी कोई. तो आप कह देना आशीष सर ने ले लिया है पहले. एडवांस बुकिंग. हाँ, सब लोग कह देना कि आशीष सर ने एडवांस बुकिंग कर ली है. सीट पे अपना रुमाल फेंक दिया है. रुमाल फेंक दिया है, नहीं तो जैकेट उतार के रख दी है, कुछ भी रख दिया है. ठीक है बेटा. लिंक फेंक दीजिए सर व्हाट्सएप. तो आज फिलहाल इतना ही करेंगे. ठीक है. सर एआई का कहीं सैंपल पेपर मिलेगा? सैंपल पेपर आज तक बना ही नहीं है, पहली बार आ रहा है. अभी जो तुमको हम पेपर देंगे वही सैंपल पेपर समझो. सर कुछ इम्पोर्टेंट बता होगा ही. दीजिए.
अनइम्पॉर्टेंट चीज कोई पढ़ा ही नहीं है। जितना पढ़ा रहे हैं ये जरूर पढ़ लेना, इसमें से 1 इंच इधर उधर। ये बहुत बड़ा सिलेबस है। भैया मैं क्या कह रहा हूँ, छोटा सिलेबस है। पीपीटी खोलो सर, 102 पेज दिखता है फिर बंद कर देते हैं। नहीं नहीं, उसे धीरे धीरे करो, ठीक है बेटा। बहुत बड़ा है सर। फिर बीच में जो चीज समझ में नहीं आएगी उसके भी क्लासेस ले लेंगे एक्स्ट्रा टाइप के, अगर नहीं। जो ट्यूट में क्वेश्चन दिए वो इम्पोर्टेंट है ना, हाँ वो पढ़ लेंगे सर। ठीक है बेटा, कल आपसे मुलाकात करते हैं 9 बजे। धन्यवाद। थैंक यू सर।